बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम आईआर सीरीज के अंदर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जी अप्रोचेस टू पीस की। और अप्रोचेस टू पीस के अंदर जो है हम बात करने लगे हैं आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट की, ठीक है, यानी कि असलाह कंट्रोल और तखफीफ असलाह क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। अब देखिए अप्रोचेस टू पीस के अंदर, अब जैसे हम अप्रोचेस डिस्कस करते आ रहे हैं आईआर के अंदर मुख्तलिफ अप्रोचेस जो हैं, तो इसी तरह से पीस की अप्रोच भी है कि यानी कि अमन के लिए जो है दुनिया में क्या रोल प्ले किया जा रहा है और कैसे जो है उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनी हुई हैं। अब हमारे पास दो मेजर टॉपिक्स है इसके अंदर, एक है डिप्लोमेसी जो कि पीस के लिए है, ठीक है, और दूसरा जो है वो आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट है। तो अब डिप्लोमेसी ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो हम इस टाइम पे जो बात करेंगे वो आर्म कंट्रोल और डिसआर्ममेंट की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई ये जो हथियार हैं, इन हथियारों की रेस को जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरह से काउंटर करने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि असलाह कंट्रोल या तखफीफ असलाह है क्या एक्चुअली में, ठीक है, यानी कि आर्म कंट्रोल क्या है और डिसआर्ममेंट क्या है। अब ये दोनों बज़ाहिर तो आपको एक ही लगेंगी और दोनों का पर्पस एक ही है, और वो क्या है कि असलहे को दुनिया के अंदर कंट्रोल करना, मिनिमाइज करना, और दुनिया से जो ये थ्रेट है, जैसे हम कहते हैं अनार्की की एक वर्ड है, ठीक है जी, दुनिया के अंदर अनार्की मौजूद है, तो इस अनार्की को कंट्रोल करना जो है पर्पस दोनों का यही है। तो अब अगर हम बात करते हैं आर्म कंट्रोल की, तो हम ये कहते हैं जी लिमिट द नंबर ऑफ वेपन्स, ठीक है, यानी कि कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो हथियार मौजूद है या जो हम हथियार बनाने जा रहे हैं, तो हमने उन्हें क्या करना है, उन्हें लिमिट करना है। यानी हम जो अब बनाने, लेट सपोज एग्जांपल आप इसकी यूं समझिए कि अगर हम ये कहते हैं जी पाकिस्तान ने जो है वो इस साल 100 एटमी हथियार मजीद बनाने हैं, तो अब आर्म कंट्रोल का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान जो है वो पीस के लिए क्या करे जी, एक एग्रीमेंट के तहत हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान 100 नहीं बल्कि 80 जो है वो हथियार न्यूक्लियर वेपन्स इस साल बनाए। इसका मतलब हमने इसको कंट्रोल किया, ठीक है, बनाएंगे जरूर लेकिन हम कंट्रोल करके बनाएंगे, उसको लिमिट करेंगे, ये है आर्म कंट्रोल। जैसे अमेरिका ने या रशिया ने जो है वो आर्म कंट्रोल किया कि भाई हम जो है इस साल इतना एक ट्रीटीज के तहत वो कंट्रोल करते रहे अपने आर्म को। इसका आर्म कंट्रोल का मतलब ये है, ठीक है। और इसके साथ साथ आर्म कंट्रोल का मतलब क्या है जी, रेगुलेट देयर यूज बाय, ठीक है, बायलेटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स, यानी कि हम जो हथियार हम कंट्रोल तो करेंगे लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इनको भी रेगुलेट करेंगे। क्या करेंगे जी, इनको बायलेटरल एग्रीमेंट्स के थ्रू, ठीक है, दो तरफा ताल्लुकात के थ्रू, या मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स के थ्रू, या बहुत सी जो है वो उसके अंदर स्टेट शामिल हो सकती हैं, उन स्टेट्स की कोशिशों के थ्रू जो है हम इसको रेगुलेट करेंगे, यानी कि इसके जो थ्रेट्स हैं वो खत्म करेंगे, इसका जो मिस यूज है वो खत्म करेंगे। इसकी आपको सबसे ज्यादा एग्जांपल आज के टाइम पे आपको नजर आ रही होगी, जो पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं, या हमारे जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं स्पेशली वो इस बात को डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं भाई अब देखिए ये जो पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो अब इससे क्या होगा, इससे पाकिस्तान को ये कहा जाएगा कि अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको सरेंडर किया जाए, उसको यानी एक अथॉरिटी के अंदर दिया जाए। उसकी एग्जांपल दी जाती है जैसे कि यूक्रेन है, यूक्रेन ने भी इसी तरह से किया था, लेकिन उसके बाद आज यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है जी, लेकिन उसने भी उस टाइम पे जो है वो इसी तरह ट्रीटी साइन की थी। तो पर्पस ये मतलब ये है कि भाई किसी ना किसी एग्रीमेंट के थ्रू जो है उसको रेगुलेट किया जाए ताकि आपका थ्रेट खत्म हो सके। ये तो है आर्म कंट्रोल। अब अगर हम कहते हैं डिसआर्ममेंट, तो डिसआर्ममेंट का मतलब ये है जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनको भी खत्म करना, यानी एलिमिनेशन ऑफ एंटायर वेपन सिस्टम, कि हमारा जो किसी भी स्टेट का जो वेपन सिस्टम है, ठीक है, उस पूरे के पूरे वेपन सिस्टम को खत्म करना जो है ये क्या है, डिसआर्ममेंट है। अब लेट्स सपोज पाकिस्तान के पास अगर इस टाइम पे हम ये कहते हैं कि 130 जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, तो पाकिस्तान इन सब के सबको जैसे यूक्रेन ने डिसआर्ममेंट की थी खत्म कर देता है, ठीक है, इसको किसी कंट्रोल में दे देता है, तो फिर क्या होगा, ये डिसआर्ममेंट हो जाएगी कि हम अब नए भी नहीं बनाएंगे, नए बनाने को सवाल ही पैदा नहीं होता, जो एग्जिस्टिंग मौजूद हैं उनको भी हमने जो है वो खत्म कर दिया और उनको जो है हमने न्यूक्लियर फ्री स्टेट की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, तो आर्म कंट्रोल का मतलब हम आर्म हथियार बनाएंगे लेकिन उनको कम करेंगे, ठीक है, उनको कंट्रोल करेंगे। वहीं पे डिसआर्ममेंट का मतलब यह है कि जो पहले से मौजूद हैं उनको जो है हम खत्म करेंगे, चाहे वो ग्रेजुअली करें या एकदम से करें, वो फिर जैसे भी तय होगा, ठीक है। तो पर्पस क्या है, पर्पस इसका यह है कि ये जो हथियार हैं ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हैं, एक खतरा है। तो अगर ये खतरा है, हम ये कहते हैं, ठीक है जी,
और अगर ये खतरा है तो हम क्या करेंगे, हम इनको चेंज करके हम अमन की तरफ बढ़ेंगे ताकि हम अमन की तरफ आगे जा सके। इसका पर्पस ये है, ठीक है जी। अब अगर बात करें आर्म कंट्रोल के हवाले से और देखते हैं कि आर्म कंट्रोल में क्या क्या चीजें जरूरी हैं या कैसे जो है ये इसके अंदर क्या assumptions की जाती हैं और कैसे जो है इसको हम आगे देखते हैं। तो हम कहते हैं जी व्हाट इज आर्म कंट्रोल एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, कि आर्म कंट्रोल क्या है वो हम देख चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है, ठीक है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि भाई ये एक अल्टरनेट अप्रोच है, ठीक है। जैसे बहुत सी अप्रोचेस हैं अल्टीमेटली आईआर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत सी अप्रोचेस हैं, तो वैसे ही ये भी एक अल्टरनेट अप्रोच है पीस के अंदर। और इसका पर्पस ये है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी को अचीव किया जाए, यानी कि पूरी दुनिया की जो सिक्योरिटी है, जो अनार्की के हालात बने हुए हैं, उस अनार्की के हालात को खत्म किया जाए और इंटरनेशनली एक सिक्योरिटी को अचीव किया जाए। तो इसको हम ये कह सकते हैं पीस थ्रू द मैनिपुलेशन ऑफ फोर्स, कि भाई जो ताकत है उसके रद्दो बदल से जो है हम किसकी तरफ बढ़े जी, अमन की तरफ बढ़े। अब ताकत का रद्दो बदल क्या है, देखिए हम ये कहते हैं आर्म कंट्रोल। अब आर्म कंट्रोल की हम बात करते हैं तो कंट्रोल का मतलब है ये एक अप्रोच है जिसके तहत हमने अपने जो हथियार है उनको कम करना है। फिर हम कहते हैं डिसआर्ममेंट, इसका मतलब ये है कि जो पहले से मौजूद हैं उनको हमने खत्म करना है। इसी तरह से फिर हम ये कहते हैं भाई जो न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी है उसको आगे, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, उसको जो है हम किसी भी दूसरे मुल्क को नहीं देंगे जिसके पास नहीं है, या जो मुल्क जो है वो दुनिया के सिक्योरिटी के लिए खतरा बने हुए, तो उसको मैनिपुलेट करके, उसको रद्दोबदल करके, तब्दीली करके, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, पर्पस ये है कि पीस अचीव करेंगे। इसके थ्रू हम ये कहेंगे प्लेसिंग फोर्स इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है। अब ये सेंट्रल अथॉरिटी क्या हो सकती है, जैसे मैं कह चुका हूं कि पाकिस्तान के ऊपर भी इस टाइम पे प्रेशर है कि भाई यूएस या यूएन सेंट्रल अथॉरिटी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका खुद को अब्बाजी मानते हैं, तो अल्टीमेटली या तो अमेरिका कंट्रोल कहेगा कि भाई सारा कुछ मुझे कंट्रोल दे दो, ठीक है, यानी या अमेरिका कंट्रोल में हो, या हम ये कहें पीछे भी अगर यूएन करेगा तो यूएन के पीछे भी अल्टीमेटली अमेरिका ही होगा, या यूनाइटेड नेशन जो है, अक़वाम मुत्तहिदा जो है, वो इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो सेंट्रल अथॉरिटी कोई भी हो सकती है कि उस सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में हमने क्या करना है कि हमारे जो हथियार मौजूद हैं उनका कंट्रोल दे देना है ताकि हम उनकी मर्जी के बगैर इसको इस्तेमाल न कर सकें। बिल्कुल ये वही चीज है जो आज के टाइम पे हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि ये हालात हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका पर्पस क्या है, क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी के पर्पस क्या है जी, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी क्रिएट की जाए सारे के सारे स्टेट्स के लिए। एक्सेप्टिंग बैलेंस ऑफ पावर, दूसरा पर्पस क्या है कि हम जो बैलेंस ऑफ पावर है, ठीक है, जो ताकत का तवाजुन है, हम उसको एक्सेप्ट कर लें। अब ताकत के तवाजुन को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, देखिए जैसे एक जंग थी अमेरिका की एक साइड पे और दूसरी साइड पे हम ये कहते हैं सोवियत रशिया की एक जंग थी कि भाई दोनों की जो रेस थी एक दूसरे से आगे बढ़ने की, तो इसका मतलब जब एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस है तो अल्टीमेटली दोनों ही जो है मजीद हथियार तैयार करेंगे। लेकिन जब दोनों ने बैलेंस ऑफ पावर को तस्लीम कर लिया, यानी अमेरिका ने रशिया की पावर को तस्लीम कर लिया, इसी तरह से रशिया ने अमेरिका को अगर तस्लीम कर लिया, वो कैसा है, नहीं, अगर तस्लीम कर लिया तो नतीजे के तौर पे ये मानेगा हाँ भाई ठीक है तुम भी पावरफुल हो, हाँ भाई ठीक है तुम भी पावरफुल हो, सो मैं तुम्हारे पे अटैक नहीं करूंगा, तुम मेरे पे ना करना, बात खत्म हो गई। तो फिर यहां पे मुकाबला नहीं बनता। तो एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो की एक्टर्स हैं सिस्टम के अंदर, यानी की एक्टर्स अब अमेरिका और रशिया ही हैं, या की एक्टर्स हम जैसे देखते हैं भाई पाकिस्तान की बात करते हैं हम एक साइड पे और दूसरी साइड पे बात करते हैं इंडिया की, तो पाकिस्तान और इंडिया भी इस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर की एक्टर्स हैं। तो वो भी जो है ये तय कर लें कि भाई हमने अब अमन करना है और हमने जो है वो जंग नहीं करनी, तो अल्टीमेटली हमें इन हथियारों की रेस में जाने की जरूरत नहीं, या इसमें पैसा लगाने की दोनों ममालिक को जरूरत नहीं है, ठीक है। एक इसका ये पर्पस भी है। अच्छा, इसके अलावा इस्टेब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल डिटरेंस, जैसे मैंने पाकिस्तान और इंडिया की बात की कि भाई एक साइड पे अगर पाकिस्तान है दूसरी साइड पे इंडिया है, तो ये मिलके जो है एक एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है, तो एग्रीमेंट के थ्रू क्या करें, म्यूचुअल डिटरेंस को क्रिएट करें कि भाई हमने एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करना और हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करना है। और इसका फायदा क्या होगा कि भाई तो ये क्या करेगा, या तो ताकत को हम रिड्यूस कर सकते हैं एक दूसरे ममालिक के अंदर, ठीक है, या फिर तो ताकत को एंड कर सकते हैं। तो वो एंड तो नहीं हो सकती, लेकिन रिड्यूस जो है उस ताकत की कमी जो है वो पॉसिबल है और कमी जो है वो की जा सकती है एग्रीमेंट्स के थ्रू या सिस्टम के थ्रू। वो कब अनार्की है और फिर पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, ठीक है, यानी कि ऐसे सियासी निजाम है कि एक अगर पार्टी कहती भी है, लेट सपोज कि ठीक है हम एक दूसरे मुल्क के साथ, यानी पाकिस्तान की एक पार्टी कहती है, लेट सपोज पीएमएलएन की एग्जांपल दें या पीपी की एग्जांपल दें, तो वो अगर ये कहते हैं कि भाई हम इंडिया के साथ पीस रखेंगे, हमें जंग नहीं करनी, जैसे अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा, आपने देखा सुना, तो अल्टीमेटली फिर हम ये कहते हैं
कि पाकिस्तान का अगर सियासी निजाम ऐसा है कि अगला जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो कहता है नहीं भाई हम तो इस बात को नहीं मानते, हम तो जो है वो कश्मीर के ऊपर फाइट करेंगे, ये करेंगे, इस तरह से इंडिया भी ऐसा ही कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत मुश्किल एक काम है, बहुत मुश्किल, जिसके अंदर जो है ना वो डिटरेंस को हम ताकत के थ्रू जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज कलेक्टिव सिस्टम के थ्रू बहुत मुश्किल है। तो ये तो है आर्म कंट्रोल। अब अगर हम बात करते हैं आर्म कंट्रोल थ्योरी की, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्म कंट्रोल थ्योरी का मतलब क्या है, वेपन्स फॉर पीस, कि हमने हथियार रखने हैं लेकिन हथियार पीस के लिए रखने हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि ताकत का इस्तेमाल, ठीक है, जंग को रोकने के लिए, ठीक है जी, या ताकत का इस्तेमाल किसी दूसरे की ताकत को रोकने के लिए। तो एक शख्स ताकतवर है तो अल्टीमेटली दूसरा कभी उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये हम डिटेल्स के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो पीस यहां पे किसके थ्रू होगा, वेपन्स के थ्रू होगा। तो मिलिट्री नीड है, ये एक जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अब लिमिटेशंस की जब बात करते हैं तो यहां पे डिस्कशन हो सकती है कि भाई लिमिटेशंस क्या है और कैसी लिमिटेशंस हो सकती हैं। क्योंकि मिलिट्री नीड है, इससे तो कोई शक नहीं कि यानी पाकिस्तान अगर बनाता है एटमी हथियार तो ये पाकिस्तान की नीड है, अल्टीमेटली थ्रेट है। इसी तरह से अगर इंडिया बनाता है हथियार तो ये उसकी नीड है, अगर अमेरिका बनाता है हथियार तो ये उसकी नीड है, और रशिया बनाता है तो उसकी नीड है। तो अब नीड तो है, क्यों नीड है, क्योंकि अगर हम अमन चाहते हैं तो हमें खुद को ताकतवर करना पड़ेगा इस स्टेट सिस्टम के अंदर, इस अनार्किक वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अब वो कितना हम खुद को पावरफुल कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, ये हम तय कर सकते हैं, और जिसके थ्रू जो है ये तय हो सकता है कि भाई क्या कौन सा मुल्क किस लिमिट तक जा सकता है। अब उस लिमिटेशन में अगर हम आगे बढ़े, हम देखते हैं कि भाई डेवलपमेंट, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर लिमिटेशन है। हम देख सकते हैं कि भाई कितनी डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। प्रोडक्शन के ऊपर हम बात कर सकते हैं, स्टॉक पाइलिंग के ऊपर बात कर सकते हैं, प्रोलिफरेशन के ऊपर, उसके फैलाव के ऊपर बात कर सकते हैं, और स्मॉल आर्म्स हम कह सकते हैं भाई कि कुछ उसको उसकी तादाद कम की जाए और कम रखे जाए हथियार, उसको कम किया जाए, ठीक। यानी कि लिमिटेशंस में हम कोई ना कोई फिर पैटर्न जो है वो जिस एग्रीमेंट के थ्रू भी हम आगे जाएंगे तो वो लिमिटेशंस हो सकती हैं। अब अगर हम आगे देखते हैं जी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिशनल आर्म कंट्रोल के रिवायती हथियारों के कंट्रोल की बुनियादी उसूल क्या हैं, ठीक है जी। ट्रेडिशनल जो है वो अप्रोचेस क्या हैं या ट्रेडिशनल कंट्रोल क्या है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं तो हमें नजर आता है हिस्ट्री के अंदर कि ये कोशिश जो स्टार्ट हुई आर्म कंट्रोल की, ठीक है, डिसआर्मेंट की तो बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी 1930 से, लेकिन जो आर्म कंट्रोल की है ये 1958 का जो सरप्राइज अटैक कॉन्फ्रेंस एक हुई जिनेवा के अंदर, ठीक है जी। आइजनआवर उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, तो उस टाइम पे ये कॉन्फ्रेंस हुई 1958 के अंदर। तो 1958 से 1962 तक जो है इसके ऊपर डिबेट की गई, और ये जो एक कॉन्फ्रेंस थी यानी सरप्राइज अटैक कॉन्फ्रेंस, का पर्पस ये था कि अगर लेट सपोज, क्योंकि वो कोल्ड वॉर एरा था, तो कोल्ड वॉर में उस टाइम पे बहुत ज्यादा थ्रेट था, तो ये खौफ था कि भाई किसी तरह जो है वो रशिया ऐसा ना हो कि सरप्राइज अटैक कर दे। अब सरप्राइज अटैक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्म कंट्रोल के अंदर, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस के अंदर, जिसमें मैंने बताया कि भाई फर्स्ट जो अटैक है सरप्राइज अटैक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक न्यूक्लियर स्टेट के लिए, क्योंकि अगर वो सरप्राइज अटैक लेट सपोज रशिया करता है अमेरिका के ऊपर, और पहला ही अटैक ऐसा हो कि अमेरिका उसको आगे रिस्पॉन्ड ही ना कर सके, क्योंकि उसने पहले ही ऐसे टारगेट लॉक किए हैं फर्स्ट टाइम पे ही कि पूरे के पूरा अमेरिका तबाह हो गया, उसका डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया, तो अब वो रिस्पॉन्स कैसे करेगा, अब उसके हथियार तो वहीं धरे के धरे रह गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट अटैक, ठीक है, सरप्राइज अटैक से हम कहते हैं। अब वहीं पे सेकंड अटैक जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टेट खुद को किस तरह से पावरफुल रखेगी कि वो सेकंड जो अटैक है, यानी कि अब उसके ऊपर अटैक हो चुका सरप्राइज अटैक, वो इसके रिस्पॉन्स में अपने आप को कैसे उसका दिफा करेगी। इसीलिए जो है मैंने आपको बताया था स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस के अंदर कि कोई भी जो एटमी मुल्क है वो अपने हथियार एक जगह पे नहीं रखता, एटमी हथियार वो उनको प्लेस, उनकी जगह चेंज करता रहता है। ऐसा ना हो कि भाई, क्योंकि दुश्मन की स्पाई एजेंसीज तो लगी रहती हैं हर टाइम पे पीछे कि भाई कहां पे रखे हुए हैं, और वहीं से सरप्राइज अटैक हुआ और सारे का सारा तबाह, और उसके बाद फिर वो मुल्क का कंट्रोल सारा गया। तो इनको जो है वो टाइम टू टाइम चेंज किया जाता रहता है ताकि उसकी न्यूज आगे ना पहुंचे। तो इस कॉन्फ्रेंस में ये जो 1958 के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात तय की गई कि भाई अब किस तरह से जो है ये कोल्ड वॉर चल रही है, अब रेस लगी हुई है, तो अब रशिया और अमेरिका कैसे जो है वो फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं और आर्म को लिमिट कर सकते हैं। उसमें अब कुछ चीजें जो हैं वो बहुत बेसिक है, जैसे अब हम ये कहते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पर्पस ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स क्या है, पर्पस क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हथियारों का पर्पस क्या है, न्यूक्लियर हथियारों का सिक्योरिटी पर्पस है, यस ऑफ कोर्स। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी हो गया या नेशनल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, या कलेक्टिव सिक्योरिटी हो गया कि एज ए होल, जैसे अमेरिका ये डिबेट करता है कि भाई मैंने जो हथियार बनाए सारे के सारे, वो हथियार इसलिए बनाए ताकि मैं रशिया को कंट्रोल कर सकूं दुनिया के ऊपर कब्जा करने से, या दुनिया, रशिया जो है वो दुनिया के लिए
नुकसान का बायस है या तबाही कर सकता है दुनिया के अंदर। तो इसका मतलब वो ये कहता है कि भाई मैंने कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए ये हथियार बनाए हैं, ये उसका जो है ना कहना है। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बनाए हैं, अल्टीमेटली अपनी कौम को यानी अमेरिका को महफूज करने के लिए। तो पर्पस जो है वो क्या है न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल का? सिक्योरिटी है, नेशनल हो गई या कलेक्टिव सिक्योरिटी हो गई। और पर्पस ऑफ आर्म कंट्रोल क्या है? वो भी क्या है? सिक्योरिटी फ्रॉम न्यूक्लियर वॉर आर्म कंट्रोल। ठीक है, अब यहां पे इस बात को आपने समझना है, जब पर्पस न्यूक्लियर आर्म्स का ये है कि भाई सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ाया जाए, तो अल्टीमेटली आर्म कंट्रोल का पर्पस भी तो यही है भाई कि एक तरफ से हम ये कहते हैं कि हथियार बनाओ, ठीक है, हथियार बनाओ और अपनी सेफ्टी करो, दूसरे से हम ये कहते हैं कि अब हथियार इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब ये थ्रेट है, तो इसलिए अब हथियारों को कंट्रोल करो, इन्हें कम करो और अपनी सेफ्टी करो। तो दोनों का पर्पस हमें नजर आता है एक ही है। और ये किसने कहा? ये हेडली बुल साहब जो है, ये एक प्रोफेसर थे IR के, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये एक थ्योरी दी थी कि भाई अगर दोनों का पर्पस एक है तो अल्टीमेटली फिर हमें सेकंड पर्पस के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि आर्म कंट्रोल करके जो है उसको हम सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। सेकंड, हम ये कह सकते हैं जो सुपर पावर्स हैं उनका जो कॉमन इंटरेस्ट है वो क्या है? कॉमन इंटरेस्ट है वॉर को अवॉइड करना, यानी जंग से बचना, ठीक है। यानी दोनों का पर्पस है ना। अब कोई सुपर पावर ये तो नहीं चाहेगी कि दूसरा उसके ऊपर अटैक करके उसको तबाह कर दे, तो पर्पस यही है सुपर पावर्स का कि जो है वो जंगों से बचा जाए, उसके लिए भी जरूरी है आर्म कंट्रोल। उसके बाद हम थर्ड कह सकते हैं जी आर्म कंट्रोल एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी, कि भाई हम ये जो आर्म कंट्रोल है इसके थ्रू और मिलिट्री स्ट्रेटेजी के थ्रू, उसमें रद्दोबदल के साथ हम एक इकट्ठा जो है फ्रेमवर्क बना सकते हैं और उसके थ्रू हम प्रमोट कर सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी को, ठीक है। यानी कि जो कौमी सलामती है उस कौमी सलामती को हम ये कह सकते हैं कि दो तरह से, एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी को डिजाइन करके, दूसरा आर्म को कंट्रोल करके, दोनों साइडों से, सिर्फ एक साइड से नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हम नेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकते हैं। तो बेसिक पर्पस जो है वो आर्म कंट्रोल का यही है, जो ट्रेडिशनल सोच थी वो यही थी आर्म कंट्रोल की। अब अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्म कंट्रोल थ्योरी के, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस थ्योरी का जो ये थ्योरी थी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? नंबर 1 ऑब्जेक्टिव था रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ वॉर, जंग के खतरे को कम करना, सबसे पहली बात अल्टीमेटली यही हो सकता है। सेकंड क्या है? रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ वॉर, कि भाई जो जंग की तैयारी में अखराजात आते हैं, देखिए जंग कब होती है? अगर लेट सपोज हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की केस स्टडी के हवाले से, ठीक है जी, हम ये कहते हैं जी कि भाई एक साइड पे इंडिया है और दूसरी साइड पे पाकिस्तान है। अब जंग हमारे बीच में हुई 4 दफा, ठीक है, यानी 1948 के अंदर हुई, 1965 के अंदर हुई, 1971 के अंदर हुई और 1999 के अंदर हुई। तो हमारी वॉर हुई 4 दफा। अब 4 दफा जंग हुई, लेकिन अल्टीमेटली दोनों मुल्क अगर देखें तो इनका जो डिफेंस बजट है, दिफाई जो अखराजात हैं वो बहुत ज्यादा हैं। क्यों अखराजात बहुत ज्यादा हैं? एक थ्रेट है कि यार पता नहीं कब वार हो जाए, पता नहीं कब हो जाए और फिर क्या रिस्पांस हो। इस तरह से पाकिस्तान देखिए तो अल्टीमेटली ये जो पैसे किसी और चीज के ऊपर लगने चाहिए थे, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और सेक्टर्स के ऊपर, हमने वो वॉर में धकेल दिए, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन्स कितने कॉस्टली हैं और किस तरह से हम कितनी इनकी तादाद हमारे पास मौजूद है, ठीक है, चाहे वो आर्मी हो, नेवल हो, एयरफोर्स हो, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। और जंग हो ना हो लेकिन हमने उसकी तैयारी कंप्लीट रखनी है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जंग की तैयारी की अखराजात में कमी जो है, इसका बेसिक पर्पस था आर्म कंट्रोल का एक ये, क्योंकि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे मिलिट्री स्पेंडिंग्स के ऊपर जा रहे थे। जैसे पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी डिबेट है कि भाई हम अगर अमन करते हैं इंडिया के साथ तो अल्टीमेटली हम ये पैसा सारे का सारा कहां लगाएंगे? ये पब्लिक के ऊपर या सोशल सेक्टर में हम इन्वेस्ट करेंगे इस पैसे को। नंबर 3 पर्पस क्या है जी? रिड्यूसिंग द डैमेज शुड वॉर अकर, कि उस नुकसान से बचा जाए जो नुकसान जंग के नतीजे के तौर पे होगा, ठीक है। अल्टीमेटली जब जंग होगी तो जानी नुकसान होगा, माली नुकसान होगा, यानी सोशो इकोनॉमिक हर तरह के लॉस जंग के नतीजे के तौर पे होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आर्म कंट्रोल के, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट्स की, तो हम इसे भी जो है वो साथ में ब्रीफली देख लेते हैं कि कितने एग्रीमेंट्स अभी तक जो है वो बेसिक एग्रीमेंट्स हो चुके हैं अमेरिका के बीच में, ठीक है, और रशिया के बीच में एक दूसरे के आर्म कंट्रोल के हवाले से, यानी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों के कंट्रोल के जो मुआहदे हैं उनको हम देख रहे हैं कि अभी तक कितने मुआहदे हुए हैं। उसमें सबसे पहला एक मुआहदा जो हमारे पास आता है वो है जी SALT I का, जिसका मतलब है SALT I यानी एब्रिविएशन है स्ट्रेटेजिक आर लिमिटेशन टॉक्स। स्ट्रेटेजिक आर लिमिटेशन टॉक का मतलब ही ये है कि ये ऐसी टॉक्स हैं जिसमें जो है वो आर्म्स को लिमिट करना पर्पस है, जो कि अमेरिका और रशिया के बीच में ये पहला आर्म कंट्रोल का मुआहदा है जो कि 1969 के अंदर हुआ, ठीक है। 1969 में इसके ऊपर बातचीत स्टार्ट हुई और ये इसने जो है ना मई 1972 के अंदर जो है इसमें कंप्लीट बातचीत हुई और इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हुआ। इसका पर्पस ये था जी कि आर्म कंट्रोल को लिमिट किया जाए। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें लिमिट की गई, ये स्पेसिफिकली जो है इस कैटेगरी के अंदर रखा गया, यानी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी थी ये,
ठीक है जी। आर्म कंट्रोल के अंदर सॉल्ट 1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी थी, जो कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आपको पता है कि भेजे जाते हैं, वहां पे छोड़े जाते हैं और साथ में उनके जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं जो वहां पे गिराए जाते हैं दूसरे ममालिक के अंदर, उसकी रेंज के हिसाब से तय होता है। और यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में यह तय हुआ कि भाई ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनको कंट्रोल करेंगे या इनको कम करेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ जी, क्या तय पाया? एक तो ये तय पाया कि आईसीबीएम जो है सेल्स, यानी कि अब इसका मतलब है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, यानी जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में वॉर किए जा सके या वहां पे जो है वो भेजे जा सके, तो इनमें आईसीबीएम जो है इसकी सेल्स में, यानी जहां जहां पे इसके अड्डे बने हुए हैं, जहां से इनको जो है वो एक जगह जहां पे तनसीब इनकी मौजूद है और वहां से जो है इनको छोड़ा जा सकता है, उनको कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल, अब कॉन्टिनेंटल का मतलब यह है जमीनी, यानी जमीन के ऊपर जो इनके अड्डे बने हुए हैं जहां से इसको जो है वो छोड़ा जा सकता है बैलिस्टिक मिसाइल को। और दूसरी साइड पे दूसरा था एसएलबीएम, यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। सबमरीन अल्टीमेटली हमें पता है कि वो नेवी के अंडर है, और नेवी के अंडर है तो वो कहां से होगा जी फायर होगा, वो समंदर के अंदर से होगा। तो समंदर के अंदर से भी जो वॉर होगा, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल समंदर के अंदर से मारे जाएंगे उनमें भी हमने कमी करनी है, और जो जमीन के ऊपर बने हुए उनमें भी हमने कमी करनी है। ये मुआहिदा जो है 1972 के अंदर फाइनल हुआ सॉल्ट 1 के अंदर, ठीक है। इसके क्या मेजर चीजें हैं? नॉट टू कंस्ट्रक्ट एंड एक्सपेंड आईसीबीएम सेलर्स, यानी कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको भी हम मजीद आगे नहीं बढ़ाएंगे, ना तो उसको एक्सपेंड करेंगे जो पहले से मौजूद है, ठीक है, और ना ही नया जो है उसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक बात ये। दूसरा, अगर हम इसमें देखते हैं कैप्ड एसएलबीएम लॉन्च ट्यूब्स एंड कैरिंग सबमरीन्स, कि ये जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ठीक है, जो समंदर से जो है वार किए जाएंगे, इनके भी हमारे पास जो मौजूद है उनको भी हम कैप करेंगे, यानी हम उसको भी जो है वो आप कह लें कि रैप कर देंगे, ठीक है जी, यानी ताकि वो उसको यूज ना किया जा सके। तो ये दो जो बेसिक जो है इसके अंदर ये बातें तय हुई, यानी कि एक जमीन से जो किया जाता है, हम आपने अक्सर सुना होगा टीवी के अंदर जो है बताया जाता है न्यूज के अंदर कि आज जो है पाक आर्मी ने क्या किया जी, आज पाक आर्मी ने जो है वो जमीन से फिजा में मार करने वाला जो है वो एक जो है वो हम कह सकते हैं मिसाइल जो है उसका तजर्बा किया। दूसरी साइड हम ये कहते हैं जी समंदर से फिजा में वॉर करने वाला, तो ये वही है जमीन से यानी इंटरकॉन्टिनेंटल, और समंदर से यानी कि जो एसएलबीएम्स हैं सबमरीन्स हैं। अच्छा, सेकंड अगर हम देखते हैं सॉल्ट सेकंड की स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक जो है सेकंड हुई, यानी कि फर्स्ट जो है वो 1972 के अंदर हुई, 1969 के अंदर स्टार्ट होके, तो सेकंड, तो ये जो सेकंड सॉल्ट था यानी कि सॉल्ट 2 था, इसका पर्पस क्या था कि जो सॉल्ट 1 है, ठीक है, उस सॉल्ट 1 के ऊपर भी बातचीत की जाए कि उसको देखा जाए कि क्या वो जो हमने तय किया था, ठीक है जी, बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर क्या उसके ऊपर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये फॉलो ऑन था सॉल्ट 1 का, और ये नवंबर 1972 के अंदर जो है इसके ऊपर बातचीत स्टार्ट हुई, क्योंकि जो फर्स्ट था वो मई के अंदर जो है वो एंड हो गया था, या मई के अंदर उसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी थी, तो ये नवंबर में चला गया। लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन अगर हम देखते हैं तो वो 1979 के अंदर हुई, ठीक है, जून 1979 के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई, ठीक है। तो इसमें भी दोबारा से वही सोवियत यूनियन रशिया की वही टॉक्स आगे बढ़ी, और इसमें भी क्या पर्पस था जी, लिमिटेड करना आईसीबीएम को और एसएलबीएम को, और कंट्रोल करना डिप्लॉइंग स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस को। अब देखिए, अब जैसे जैसे हम ये देखेंगे, यानी कि जो सॉल्ट 1 है उसमें तय कर दिया गया कि भाई हमने क्या करना है, हमने ये जो मिसाइल हैं इन मिसाइल को हमने एक तो कंट्रोल करना है, और दूसरा इनका जो वॉर हेड है, ठीक है जी, वॉर हेड का क्या मतलब होता है? देखिए वॉर हेड आपने फिर वही आप एग्जांपल दूंगा, जैसे आपने टीवी में सुना होगा, न्यूज में बताते हैं कि भाई 600 किलोमीटर तक वॉर करने वाला जो है मिसाइल उसका तजर्बा किया गया, और साथ में ये जो है ना ये 5000 किलो का जो है वॉर हेड उठा सकता है। अब 5000 किलो का वॉर हेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी एक तो इसका डिस्टेंस ये कितना तय करेगा मिसाइल, और दूसरा इसका जो वॉर हेड है यानी ये कितना ज्यादा वजन उठा के जा सकता है और कितने दूर तक जा सकता है। लेट सपोज हम ये कहते हैं कि भाई अगर रशिया ने जो है वो एक मिसाइल मारना है, ठीक है, अमेरिका के अंदर, तो वो कितने डिस्टेंस तक होगा, और दूसरा वो कितना वजन लेके जाएगा अपने साथ, कितने हथियार लेके जाएगा, ठीक है, और कितने वेट का हथियार। तो हर दफा जब भी सॉल्ट 1 हुआ, फिर सॉल्ट 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो उसमें हम ये देखते हैं कि उन्होंने क्या किया जी, अपने आप को ये जो वॉर हेड है इसको कम करने की कोशिश की कि भाई अब पहली बार उन्होंने कहा कि 6000 से ज्यादा वॉर हेड नहीं उठा सकते, तो अब उतने ही मिसाइल रखने हैं जो 6000 के वॉर हेड होंगे। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, जब भी कोई मुआहिदा होता है इस लेवल का तो अल्टीमेटली टीम्स बनती हैं, ऑब्जर्वेशन टीम्स होती हैं जो कि पूरा प्रॉपर्ली फिर देखती हैं कि दोनों मालिक उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर अगली बार अगर इसी 6000 था तो फिर इसको 5000 कर दिया गया वॉर हेड को कि भाई अब उतने मिसाइल ही होंगे जो सिर्फ 5000 वॉर हेड उठाएंगे, फिर 4000, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, फिर 3000। तो इसका मतलब यह
है कि अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है जी, आर्म कंट्रोल हो रहा है कि उसको रिड्यूस किया जा रहा है आहिस्ता 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 उस वॉरहेड को। अब थ्रेट कम होता जा रहा है कि पहले अगर रशिया अटैक करता 6000 के वॉरहेड के साथ तो अमेरिका को नुकसान बहुत ज्यादा था, या अमेरिका रशिया के ऊपर इसी वॉरहेड के साथ करता तो फिर वो बहुत ज्यादा था। लेकिन अब अगर 5000 हो गया और करते करते अगर ये 3000 तक आ गए तो इसका मतलब उन्होंने लॉस को कंट्रोल करने की कोशिश की अल्टीमेटली। तो ये इसका यही पर्पस था। तो ये दो इसके अंदर हमें चीजें देखने को मिलती हैं। फिर इसके अंदर जो थर्ड मुआहदा हुआ वो हुआ जी स्टार्ट 1 का। ठीक है, स्टार्ट 1 का मतलब क्या है जी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। अब वो आर्म लिमिटेशन था, ठीक है, अब ये आर्म रिडक्शन ट्रीटी है। ठीक है, तो ये स्टार्ट 1 है। अब ये स्टार्ट 1 जो साइन हुआ ये जुलाई 1991 के अंदर हुआ, यानी 1991 में इसको साइन किया गया। और इसके अंदर क्या था जी कि रिड्यूस करना है किसको, डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक आर्सनल्स को, कि जो हथियार ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, ठीक है, जो बॉर्डर के ऊपर हमने डिप्लॉय किए हुए हैं, एक तो उनमें कमी लानी है एक चीज। दूसरा इसमें क्या तय हुआ कि 1600 डिलीवरी व्हीकल्स जो हैं उनको 6000 वॉरहेड तक लेके जा सकती हैं, यानी जो डिलीवरी व्हीकल्स होंगी वो 1600 तक होंगी और 6000 तक वॉरहेड लेके जाएंगी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ज्यादा का मतलब यह है कि अल्टीमेटली भी वॉरहेड बढ़ता जाएगा तो फिर वो कंट्रोल तो नहीं हो सकता। तो ये इसमें कंट्रोल करने की कोशिश की कि 6000 वॉरहेड तक आगे। अब आप आगे देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता मजीद स्लो डाउन ये चीजें होंगी। फिर 1991 के अंदर सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया और उसके नतीजे के तौर पे ये जो मुआहदा है ये कंप्लीट हुआ 2001 के अंदर। लेकिन अल्टीमेटली अब जो है इसका उतना पर्पस बचा नहीं था, क्योंकि जो है वो जो रशिया था, सोवियत यूनियन था, वो रशिया बन गया। ठीक है, तो वो जो थ्रेट अमेरिका रशिया की तरफ से था अमेरिका को, वो कम हो गया, बहुत ज्यादा वैसे ही कम हो गया। फिर हम इसी के अंदर आगे देखते हैं जी स्टार्ट सेकंड, यानी स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी सेकंड हुई। ठीक है, जैसे सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 थी, अब जैसे ही स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 आ गया और ये जून 1992 के अंदर हुआ। ठीक है, और जनवरी 1993 में जो है इसके ऊपर अमल दरामद हुआ। इसमें क्या कहा गया जी कि 3000 से लेके 3500 वॉरहेड हमने करना है। ठीक है, एक, और दूसरा जो है बैन किया गया डिप्लॉयमेंट को मल्टीपल वॉरहेड्स लैंड बेस्ड मिसाइल को। ठीक है, ये यानी कि उसी का सलसल आप देख रहे हैं कि कैसे जो है वो वॉरहेड जो है वो जो पूरे का पूरा वजन जो एक मिसाइल ने उठा के लेके जाना था, ठीक है जी, उसको कंट्रोल किया जा रहा है कम, ताकि जो है वो कम हथियार वहां पे लेके जा सके, उसका नुकसान कम हो। फिर हम देखते हैं जी थर्ड हुआ स्टार्ट थर्ड स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी थर्ड हुई, ये मार्च 1997 के अंदर हुई। अब ये जो ट्रीटीज हो रही हैं ये अब क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सोवियत यूनियन तो टूट गया, ठीक है, तो सोवियत यूनियन टूटा तो अब अल्टीमेटली अमेरिका जो है वो एक किस्म का सुपर पावर के तौर पे सामने आया, लेकिन फिर भी ये जो हथियार थे वो सोवियत यूनियन के पास मौजूद तो थे। ठीक है, और जो सोवियत यूनियन की उस टाइम पे जो यूनियन जो उसकी कंट्रोल में थी उनके पास भी मौजूद थे, जिनमें से एक यूक्रेन भी था। ठीक है, तो उनके पास भी मौजूद थे, तो उनसे लेने तो थे। तो डिप्लॉयड इसके अंदर क्या तय हुआ जी, डिप्लॉयड वॉरहेड्स 2000 से 2500, यानी पहले 3000 से 3500 लास्ट में, अब देखिए ये कम होता जा रहा है, अब 2000 से 2500 पे आ गया, तो अल्टीमेटली उसका जो लॉस है वो भी कम ही होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स, और जो बाकी जो ऊपर के हैं उनको डिस्ट्रक्शन भी उनकी करनी है। ठीक है, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो सका। जैसे मैंने कहा कि सोवियत यूनियन टूटा तो इसमें फिर यहां पे प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि सोवियत यूनियन के अंदर भी कोई गवर्नमेंट उस टाइम पे मौजूद नहीं थी उस तरह से जो इस चीज को प्रॉपरली डील करती। तो ये सोवियत यूनियन के लिए खुद, या हम कह सकते हैं रशिया के लिए खुद एक क्राइसिस का टाइम था, तो ये इंप्लीमेंट नहीं हो सका। उसके बाद एक नया मुआहदा हमें देखने को मिलता है, वो है जी सॉल्ट का, SOLT सॉल्ट। इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, मॉस्को ट्रीटी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, जिसमें आप ये सामने पिक्चर भी देख रहे हैं, बुश साहब हैं और ये प्यूटन साहब बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या था जी, ये स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी है, या मॉस्को ट्रीटी से कहा गया, और ये मई 2002 के अंदर जो है साइन हुई। और इसका पर्पस क्या था जी, रिड्यूस स्ट्रेटेजिक आर्सनल वॉरहेड 1700 से 2200, अब मजीद नीचे आ चुके हैं। ठीक है जी, मजीद, यानी 6000 से स्टार्ट हुआ ये सारे का सारा वॉरहेड कि भाई 6000 तक आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा वॉरहेड आपका ले जाने के लिए आप मिसाइल नहीं रख सकते। ठीक है, उसके बाद करते करते अब ये देखिए 1700 पे आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये लिमिटेशन हो रही है इसके अंदर। इसके बाद फिर इसी में एक आगे नया साइन हुआ, उसको कहा गया न्यू स्टार्ट, उसका नाम ही न्यू स्टार्ट रखा गया। ये अप्रैल 8 2010 को साइन हुआ। ठीक है, और इसका पर्पस क्या था जी, रिड्यूस वॉरहेड टू 1550, यानी कि अब 1700 से भी मजीद पीछे अगर 1550 तक जो है इन्होंने ये तय किया कि भाई अब हमने जो है वो इतने यहां पे मिसाइल्स रखने हैं और इतना वॉरहेड रखना है कि जो सिर्फ 1550 जो है इस वॉरहेड को लेके जा सके। इससे ज्यादा ना हमने वॉरहेड रखना है, ना इससे ज्यादा हथियार होंगे, और ना इससे ज्यादा मिसाइल हम रखेंगे जो इससे ज्यादा वेट को उठा सकें। तो उसको जाहिर बात है फिर उसको क्या करना है, खत्म करना है। और 5 मिसाइल टेस्ट इन अ ईयर, एक और लिमिटेशन लगाई गई कि एक साल के अंदर सिर्फ 5 ही मिसाइल के टेस्ट किए जा सकते हैं, चाहे वो अमेरिका करे। ठीक है, अमेरिका भी 5 से ज्यादा नहीं कर सकता, और रशिया भी जो है वो 5 से ज्यादा मिसाइल के टेस्ट एक साल में नहीं कर सकता। ये भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई न्यू स्टार्ट के अंदर। तो ये थे जी मुआहदे वो जो कि
इसके ऊपर हुए कि भाई आर्म कंट्रोल के ऊपर हुए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द आर्म ट्रेड ट्रीटी ATT जिसको कहा जाता है, यानी कि हथियारों की तिजारत का जो मुआहदा है, इसकी हम बात करते हैं कि ये क्या है। देखिए हथियारों की जो तिजारत का जो मुआहदा है इसमें क्या है जी, ये मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को और कन्वेंशनल वेपन्स को। ठीक है, इसका पर्पस क्या है ATT का कि भाई जो हथियार है, ठीक है, जो भी खास करके जो कीमियाई हथियार है, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, उन न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो कंट्रोल किया जाए। अब ये जो है 24 दिसंबर 2014 को साइन हुआ। 72 स्टेट्स जो है इन्होंने इसे रेक्टिफाई किया और 52 स्टेट्स ने इसे साइन तो किया लेकिन रेक्टिफाई नहीं किया, नॉट रेक्टिफाइड। ठीक है, अभी तक वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरी। और यूएन ने इसे कब अडॉप्ट किया था जी, 2 अप्रैल 2013 को जो है यूनाइटेड नेशन ने अपने चार्टर के अंदर इसको अडॉप्ट किया था। इसका पर्पस क्या था ATT का, ठीक है जी, इस ATT का पर्पस, पहला पर्पस ये था इंटरनेशनल पीस। ठीक है, यानी पर्पस क्या था कि हथियारों को अगर तिजारत के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, या तिजारत तो खैर हथियारों की करेंगे ही करेंगे, जैसे देखिए पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान अमेरिका से हथियार लेता है अल्टीमेटली, यानी जो पावरफुल मुल्क है वो जो कम पावरफुल है उनको हथियार तो बेचते हैं, लेकिन क्या बेच सकते हैं और क्या नहीं बेच सकते ये तय करना है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो अल्टीमेटली नहीं दे सकते, क्योंकि अब इंटरनेशनल पीस हमने उसको जो है वो आगे बढ़ाना है। सेकंड क्या है, रीजनल पीस को हमने प्रमोट करना है। थर्ड क्या है, रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग्स, इंसानों की जो तकलीफ है इस वॉर के थ्रू या न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से, उसको हम कंट्रोल करेंगे। जब उनको कंट्रोल करेंगे तो अल्टीमेटली ये कम होगा। अच्छा, प्रोमोट कॉपरेशन, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबल एक्शन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल एक्शन के थ्रू, यानी हम जो है ये हथियारों, अब जैसे हम पे इल्जाम लगता है कि डॉक्टर कदीर साहब ने जो है वो कोरिया को क्या किया जी, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है वो कोरिया को हथियार बेचे, और इसी तरह से कहा जाता है ईरान को भी हमने जो है वो एटम बम का जो है फार्मूला वगैरह उसको भी दिया। तो इसका मतलब यह है कि जो 2 नंबर तरीके से भी जो है जो हथियार वगैरह सप्लाई किए जाते हैं वो भी हम रोकेंगे और न्यूक्लियर वेपन्स की ट्रेड को हम कंट्रोल करेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जी डिसआर्मेंट के ऊपर। तखफीफ असलाह क्या है, जैसे मैंने कहा डिसआर्मेंट क्या है, मीनिंग हम देख चुके हैं इसका कि मीनिंग क्या है, रिडक्शन या एलिमिनेशन ऑफ आर्मेंट्स, कि ऑलरेडी जो हथियार मौजूद हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर 100 हथियार मौजूद है पाकिस्तान के पास, तो डिसआर्मेंट का मतलब यह है कि मजीद तो बढ़ाना ही नहीं है, मजीद का तो सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, इस 100 को भी हमने जो है वो कम करना है, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम करके हमने इसे खत्म करना है, ताकि हमारा ये थ्रेट है पीस के लिए ये खत्म हो सके। तो डिसआर्मेंट का मतलब ये है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप यूक्रेन की लें, जैसे यूक्रेन से जो है उसको डिसआर्म किया गया, लेकिन उस टाइम पे जो भी उसके हालात बने हुए हैं वॉर की वजह से, और पूरी दुनिया उसको असला सप्लाई कर रही है, अपने पास उसके नहीं है, लेकिन एक्चुअल पर्पस ये है कि उसको भी डिसआर्म किया गया था। अच्छा, अब काइंड्स ऑफ डिसआर्मेंट की अगर हम बात करते हैं, कितनी तरह की जो है वो डिसआर्मेंट हो सकती है, तखफीफ हो सकती है, उसमें नंबर 1 पे हम कहते हैं जी जनरल एंड लोकल डिसआर्मेंट, मकामी और अमूमी डिसआर्मेंट। वो क्या है जी, वॉशिंगटन ट्रीटी 1922, और ये जो मुआहिदा हुआ, ये जो ट्रीटी साइन हुई, ये 1922 के अंदर, ये जो फर्स्ट ट्रीटी थी, यानी कि जिसका पर्पस था डिसआर्मेंट का। ठीक है, ये कोल्ड वॉर का भी स्टार्ट ही था, तो अल्टीमेटली खैर कोल्ड वॉर तो 1946 के अंदर स्टार्ट हुई, लेकिन ये जो सोवियत यूनियन था वो उसका आगाज था एक किस्म का, जो रशिया था, अब क्योंकि वहां पे रेवोल्यूशन आया तो उसके नतीजे के तौर पे वो सोवियत यूनियन बना। ठीक है, 1917 के अंदर। तो ये उसके बाद फिर ये जो है ट्रीटी सामने आई। लिमिटेशन ऑफ नेवल आर्मेंट्स, इसको यानी कि जो बहरी हथियार है उनकी लिमिटेशन। और थर्ड पे क्या है जी, वर्ल्ड डिसआर्मेंट कॉन्फ्रेंस 1932, और फिर ये मजीद जो है 1932 के अंदर मजीद इसके ऊपर डिसआर्मेंट के ऊपर बात की गई। अच्छा, अब इसमें जो है हम मजीद देखते हैं तो हमें नजर आता है जी क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव डिसआर्मेंट। ठीक है, यानी क्वालिटी के लिहाज से और क्वांटिटी के लिहाज से हमने डिसआर्मेंट करनी है, तो वो क्या होगी। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की, हम बात करते हैं तो क्वालिटेटिव का मतलब अल्टीमेटली जो है हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, मिकदार की हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो मिकदार में हम कहते हैं जी ओवरऑल रिडक्शन, डिसआर्मेंट यानी कि जितने भी तरह के हथियार मौजूद हैं, ठीक है, उन सब के सब को खत्म करना। और इसी तरह हम अगर बात करते हैं क्वालिटेटिव के अंदर की, क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटी का मतलब यह है कि जो ज्यादा खतरनाक हैं, जो ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, उनको रिड्यूस करना या उनको अबॉलिश करना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल टाइप्स के जो खास करके हथियार हैं, ठीक है, जो एटम बम वगैरह या जो हम कहते हैं हाइड्रोजन बम या इस तरह की जो खतरनाक हैं उनको करना। क्वालिटेटिव के अंदर जो क्वालिटी वाइज जो खतरनाक है उनको, और क्वांटिटेटिव जो है वो नंबर्स में जो है, अब अगर 1000 के करीब है तो उनको जो हम कह सकते हैं 500 करना, 700 करना, इस तरह हो सकता है। और ये किसने डिस्कस किया जी, डिस्कस बाय एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने। अब इसके अंदर एक नेक्स्ट टाइप है जी, वो है टोटल डिसआर्मेंट। टोटल डिसआर्मेंट का मतलब यह है कि किसी भी तरह का असला मौजूद है, चाहे वो क्वालिटेटिव है या चाहे वो क्वांटिटेटिव है, उसको जो है वो खत्म करना। ठीक है, ये नो वेपन्स फॉर एनी काइंड, किसी भी तरह के वेपन्स जो है वो ना हो।
ये तो है जी डिसआर्मेंट। अब अगर हम बात करते हैं जोहरी हथियारों के फायदे और नुकसान की, तो प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो देखिए ग्लोबल डिफेंस जो है उसके लिए जरूरी है। अगर हम बात करते हैं फायदे की, तो फायदा क्या है कि ग्लोबल डिफेंस के लिए यानी कि ताकत होगी तो आप ग्लोबल डिफेंस जो है उसको जरूरी होगा, उसके लिए मुश्किल होगा वॉर करना। सेकंड क्या है जी, पावर एंड स्टेटस के लिए, ताकत के लिए और हैसियत के लिए। जैसे हम ये कहते हैं कि भाई हमने 1998 में जो एटमी धमाके किए उन्होंने हमारी इज्जत जो है वो दुनिया के अंदर बढ़ाई, और खास करके जो इस्लामिक कंट्रीज थे, ठीक है जी, इस्लामी ममालिक के अंदर, उनमें हमारी इज्जत को बहुत ज्यादा बढ़ाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ताकत आ गई, हम एक एटॉमिक पावर बन गए। ये फायदा है इसका। नंबर थर्ड पे हम कह सकते हैं जी वॉर डिटरेंस, कि अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान की वॉर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दोनों जो है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। इसी तरह से रशिया और अमेरिका की नहीं होती क्योंकि दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। तो ये तो फायदे हैं कि भाई पीस किसी ना किसी तरह मेंटेन हो रहा है। दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं नुकसान देखते हैं, तो फिर हम कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस में आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, जैसे पाकिस्तान के जो जहाज हैं F-17 का अगर हम बात करते हैं तो उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जो कि हमें अमेरिका से उसकी मदद लेनी पड़ती है, उसके बगैर वो जो है वो सेट भी नहीं होते, ठीक है जी, हथियार। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जी लैक ऑफ मोरल्स, इखलाक की कमी, यानी कि दुनिया के अंदर अब फिर जो है वो मॉरल वैल्यूज नहीं है, क्योंकि जहां पे ताकत होगी अल्टीमेटली वहां पे मॉरल वैल्यूज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ताकत से बातचीत हो रही है। ये एक नुकसान है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, शदीद किस्म का। इसके ऊपर पूरे आर्टिकल्स आ चुके हैं कि किस तरह से ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, ये जो जंगें हैं, ये जंगें दुनिया के अंदर किस तरह क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो है वो बायस बन रही हैं। इसी तरह से फिजिकल डैमेज करते हैं। नुकसान की अगर बात करें तो WW सेकंड में आप देख लें 2 एटम बम गिराए गए, ठीक है, और उन दोनों एटम बम के नतीजे के तौर पे कितना ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ। तो नुकसान भी इनका है। और आगे अगर हम बात करते हैं मुआहिदों की, ट्रीटीज की, तो ट्रीटीज में हम ये देखते हैं जी हमारे पास ये जो आर्म कंट्रोल है इसके अंदर क्या ट्रीटीज है या डिसआर्मेंट के अंदर, तो उसमें हमारे पास एक ट्रीटी है जी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT जिसे कहा जाता है, यानी जोहरी अदम फैलाव का मुआहिदा, ठीक है। अब ये जोहरी अदम फैलाव का मुआहिदा क्या है जी, ये एक लैंडमार्क इंटरनेशनल ट्रीटी से कहा जाता है, यानी ये बहुत ज्यादा अहम है, ठीक है। ये जो नॉन प्रोलिफरेशन की ट्रीटी है, यानी कि असला का जो खास करके कीमियाई हथियारों का जो फैलाव रोकना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ठीक है। इसके ऊपर सिग्नेचर हुए 1968 के अंदर, और 1970 में जो है इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हुआ, और 11 मई 1995 को जो है इसको एक्सटेंड किया गया, और 190 पार्टियां जो है इस टाइम पे इसका हिस्सा है, ठीक है। नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, जिन्होंने इस बात के ऊपर मुआहिदा किया हुआ है कि भाई हम असले की जो फैलाव है, जो न्यूक्लियर वेपन का जो फैलाव है, उसको हम रोकेंगे और हम अपनी तरफ से उसको बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? पर्पस है जी स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, उसको रोकना, ठीक है जी, न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड को रोकना। दूसरा क्या है जी, न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी जो है उसको रोकना। अच्छा, प्रोमोट करना जी कॉपरेशन को, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इसको हम प्रोमोट कर सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो जंगों के लिए या हथियारों के लिए इस्तेमाल ना हो, बल्कि पीसफुल यूज हो। जैसे हम कहते हैं जी बिजली वगैरह बनाने के लिए पाकिस्तान में आप देखें एटॉमिक बिजली प्लांट्स के लगे हुए हैं इसके, तो वो उसको यूज करना। अचीविंग न्यूक्लियर डिसआर्मेंट, ठीक है जी, डिसआर्मेंट को अचीव करना, इसका पर्पज ये है। और जनरल क्या है जी, कंप्लीट डिसआर्मेंट के, हम फिर इसको कह सकते हैं कि भाई इसका पर्पज ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो बिल्कुल डिसआर्मेंट हो जाए, दुनिया में जो है वो असले का नामो निशान ना रहे, न्यूक्लियर वेपन्स का खास करके, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर एक दूसरी ट्रीटी है, वो है जी कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रस्ट ट्रीटी, CTBT जिसे कहा गया, ठीक है। सामने इसका आपको लोगो भी दिखाई दे रहा है, CTBT का, यानी कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रस्ट ट्रीटी। ये क्या है जी, सितंबर 1996 के अंदर जो है इसको इन्फोर्स किया गया और बैन किया गया हर तरह के वेपन टेस्ट के ऊपर। गो के अब बैन किया गया 1996 में, और 1998 में मैं जैसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने जो है वो एटमी धमाका किया, और इसी में जो तय किया गया था CTBT के अंदर कि अगर भाई कोई स्टेट लेट सपोज करती है तो फिर उसके ऊपर जो है वो क्या किया जाएगा, पाबंदियां लगाई जाएंगी, और उन पाबंदियों में जो है उसे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो उसमें आप देखिए पाकिस्तान के ऊपर 1998 में फिर पाबंदियां भी लगी। नवाज शरीफ का साहब का जब दौर था तो पाबंदियां लगी, फिर जो है हमारी दोस्त ममालिक जो थे ईरान या सऊदी अरब वगैरह, उन्होंने हमारी हेल्प की, लेकिन हमारे जो एसेट्स वगैरह थे बाहर के ममालिक में उनको भी जो है वो फ्रीज कर दिया गया। तो काफी ज्यादा पाकिस्तान को इकोनॉमिक लॉस हुआ इसमें, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने किया। तो 1996 में जो है ये कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी थी, जिसमें हर तरह के न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर पाबंदी लगाएगी। नॉट येट एंटर्ड इनटू फोर्स, यानी कि अब ये कहा ही जा रहा है, यानी जैसे कह रहे हैं कि भाई अभी तक ये अमल दरामद नहीं हो सका, क्योंकि उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि भाई 2006 के अंदर हम ये कहते हैं कि कोरिया ने भी जो है एटमी धमाका कर लिया, या उसने उसके पास भी पावर मौजूद है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक क्राइटेरिया तय किया हुआ है कि अगर कोई करेगा तो हम उसके ऊपर जो है पाबंदियां लगाएंगे, जैसे पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना करना पड़ा। 186 ममालिक जो है उन्होंने इसको रेक्टिफाई किया हुआ है 174 कंट्रीज में से, ठीक है, सॉरी ये 174 कंट्रीज ने रेक्टिफाई किया हुआ है 186 कंट्रीज में से, ठीक है। और 337 फैसिलिटेटिंग
ग्लोबली जो है वेरीफाई करने के लिए भी मौजूद है। 337 जो है वो मौजूद हैं। यानी ये जो है कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी वाले, इन्होंने 337 सेंटर्स खोले हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, आप ये कह लें ग्लोबली, ठीक है, जो कि इस चीज को वेरीफाई करते हैं या उनकी हेल्प, इन कंट्रीज की हेल्प के लिए मौजूद हैं। अच्छा, नॉट साइन जिन्होंने किया हुआ है उसमें इंडिया है, पाकिस्तान है और नॉर्थ कोरिया है। यानी ये 3 ममालिक हैं जिन्होंने साइन नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी अब जाहिर बात है इनके ऊपर भी पाबंदियां लगी हैं, और अगर ये आगे भी करेंगे तो इनके ऊपर पाबंदियां लगेंगी, लेकिन ये इसका हिस्सा नहीं है। तो ये इससे वो जो फायदा इस ट्रीटी के थ्रू हासिल किया जा सकता है वो इनको हासिल नहीं होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी बैनिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिसल मटेरियल, ठीक है जी। यानी कि इसके अलावा जो है फिसल मटेरियल के ऊपर भी पाबंदी लगी हुई है। ये वो मटेरियल है जिसके थ्रू जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं या जो यूरेनियम वगैरह इस्तेमाल की जाती है, ठीक है जी। तो फिसल मटेरियल जो है इसका कट ऑफ ट्रीटी भी मौजूद है, ठीक है जी। FMCT जिसे कहा गया फिसल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, और दिसंबर 1993 के अंदर जो है यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है इसके अंदर रेजोल्यूशन के थ्रू से पास किया गया, और इसका जो पर्पस क्या है जी, बैनिंग द प्रोडक्शन ऑफ फिसल मटेरियल। जो भी फिसल मटेरियल है न्यूक्लियर वेपन्स में जो यूज होता है उसको बैन करना, ठीक है, या उसको बैन किया गया, और प्रोहिबिट द प्रोडक्शन, ठीक है, हाईली इनरिच्ड यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, इसको जो है वो कंट्रोल करना या इसको रोकना। प्राइमरी अफेक्टिंग इंडिया और पाकिस्तान जो है इससे प्रिलिमिनरी जो है वो अफेक्ट हुए। अल्टीमेटली पाकिस्तान और इंडिया CTBT का हिस्सा नहीं है, ठीक है जी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान और इंडिया अल्टीमेटली इससे अफेक्ट हुए हैं। अब अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन की, तो न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन क्या है, ठीक है, यानी ये तो वो एफर्ट्स हैं जो की गई दुनिया की तरफ से दुनिया को हथियारों के फ्री बनाने के लिए, यानी वेपन फ्री बनाने के लिए दुनिया में कोशिश की गई, लेकिन फिर भी दुनिया अभी तक वेपन फ्री नहीं हुई। लेकिन दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पे वो न्यूक्लियर वेपन फ्री स्टेट्स हैं, ठीक है, जिसको हम ये कहते हैं न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स। वो कौन कौन से हिस्से हैं जी? ये एक रीजनल अप्रोच है, इलाकाई अप्रोच है, क्या करने की? अमन हासिल करने की, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है जी? स्ट्रेंथ करना और नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को, ये जो फैलाव है इस फैलाव को, न्यूक्लियर फैलाव को रोकना जो है इसका पर्पस ये है, और डिसआर्मेंट जो है उसको रोकना, और पीस और सिक्योरिटी जो है इसका पर्पस ये है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जी? न्यूक्लियर फ्री वेपन जोन्स जो हैं उसमें हम कहते हैं जी लैटिन अमेरिका है, कैरेबियंस हैं, साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ पैसिफिक है और सेंट्रल एशिया है। ये जो है ये वो इलाके हैं इलाकाई लेवल के ऊपर जो है, रीजनल लेवल के ऊपर, जहां पे इन्होंने ये खुद से ट्रीटी साइंस की हुई है कि भाई हम जो है वो एटमी फैलाव का बाइस नहीं बनेंगे। तो ये इन्होंने क्या क्या तय किया हुआ है? नंबर 1 पे नॉट टू मैन्युफैक्चर, कि हम जो है वो एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, एक्वायर उसे हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, टेस्ट उसका टेस्ट नहीं करेंगे, जाहिर बात है जब बनाएगा नहीं बेचारे टेस्ट कहां से करेंगे, और पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स, और न्यूक्लियर वेपन्स को हम उसे नहीं रखेंगे, ठीक है। यानी हर तरह के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कीमियाई हथियार हैं, उन कीमियाई हथियारों की रोकथाम रीजनल लेवल के ऊपर जो है वो है। और ये जो जोन्स हैं इनको क्या कहा गया जी? वेपन फ्री जोन्स कहा गया, न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन कहा गया। वेपन्स तो हैं, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। और एट द एंड अगर हम बात करते हैं जी कि दुनिया में इस टाइम पे हम देखते हैं कि कितने ममालिक हैं जिनके पास जो है वो एटमी हथियार मौजूद हैं, तो उसमें आप देखिए हमारे पास जो है 9 कंट्रीज हैं, ठीक है, इस टाइम पे जिनके पास जो है वो एटमी हथियार मौजूद हैं, जिसमें हम ये कहते हैं जी अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है जिसके पास जो है 5428 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। यूनाइटेड किंगडम है जिसके पास 225 वेपन्स मौजूद हैं। रशिया है जिसके पास दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे सब ज्यादा है, फिर उसके बाद जो है अमेरिका के पास है, यानी 5977 रशिया के पास है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जी फ्रांस है तीसरे नंबर पे जिसके पास 290 जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी तो फिर तीसरे पे चाइना है जिसके पास 350 है, फिर फ्रांस है, और उसके बाद जो है पाकिस्तान है 165 के साथ, फिर इंडिया है 160 के साथ, फिर इजराइल है 90 के साथ, और नॉर्थ कोरिया है 20 के साथ। तो ये दुनिया के 9 मालिक हैं जिन 9 मालिक के पास जो है वो एटमी हथियार मौजूद हैं, और ये एटमी हथियार जो है बहुत बड़ा थ्रेट है न्यूक्लियर और दुनिया की पीस के लिए और दुनिया की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो यहां पे जो है हम इस लेक्चर को जो है वो वाइंड अप करते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या देखा जी? हमने देखा कि भाई आर्म कंट्रोल क्या है, ठीक है, हमने देखा डिसआर्मेंट क्या है, उसको खत्म करना क्या है, इसके अंदर जो ट्रीटीज मौजूद हैं वो क्या है, ठीक है। इसी तरह से जो अमेरिका और रशिया के बीच में जो है, यानी अमेरिका और रशिया के बीच में जो मुआहदे हुए आर्म कंट्रोल के वो क्या है, और एट द एंड हम ये देख रहे हैं जी कि दुनिया के 9 मालिक हैं जिनके पास जो है वो एटमी हथियार मौजूद है और कितने कितने नंबर्स में मौजूद है। वो कि अब ये चेंज हो चुके हैं, थोड़े से इनका रद्दोबदल चेंज हो गया। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। और ये हमारा, अगर यहाँ पे आप बात करेंगे IR का जो पार्ट फर्स्ट है, यानी कि पेपर पहला जो 100 मार्क्स का पेपर है CSS के हवाले से अगर हम बात करें,
तो वो तकरीबन यहाँ पे कंप्लीट है। सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, और इसके बाद हम जो पार्ट सेकंड है वो CSS का पेपर का दूसरे 100 नंबर का वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपके फीडबैक के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है।